मैं एम अली हैदरी आप सभी का हैदरी श्रीपन यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की अपने इस वीडियो में हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो कि सीटेट में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है। पूछा जा रहा है कौन सी ऐसी ज़रूरतें हैं जो बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक ज़रूरतों से रिलेशन नहीं रखती हैं। तो पहला ऑप्शन है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। तो बिल्कुल जो संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता है वो हमारी सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता से रिलेशन रखती है। साथ ही साथ संगति की आवश्यकता यानी कि हमारे दोस्त साथी कैसे हैं ये ज़रूरत भी सामाजिक मनोवैज्ञानिक ज़रूरत के साथ रिलेशन रखती है। साथ ही साथ सामाजिक अनुमोदन यानी कि लोग हमारी तारीफ करें ये आवश्यकता भी सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबद्ध है। लेकिन अगर मैं दूसरे वाले ऑप्शन की बात करूं तो शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना ये सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से रिलेटेड नहीं है बल्कि ये फिजिकल नीड यानी कि शारीरिक आवश्यकता से रिलेटेड है। तो इसलिए हमारा जो सही जवाब होगा वो बी वाला ऑप्शन होगा यानी कि शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना ये सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है। अगला जो सवाल है वो ये कि वो कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। आप कहाँ पे बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को सबसे अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं? क्या वो विद्यालय और क्लासरूम का एटमॉस्फेयर है, सभाघर है, घर है या फिर खेल का मैदान है? तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे से परिभाषित करने के लिए जो जगह है वो है विद्यालय और क्लासरूम का एटमॉस्फेयर। विद्यालय में बच्चे एक तो सीखते हैं और जो कुछ भी सीखते हैं वो अपने दोस्तों से अपने क्लास फेलोज से वो क्या करते हैं अभिव्यक्त करते हैं, उनसे विचार विमर्श करते हैं, सोशल इंटरेक्शन करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि विद्यालय और क्लासरूम के एटमॉस्फेयर में हम बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे से परिभाषित कर सकते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला जो सवाल है वो यह है कि डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जा सकता है। किसको एक मोटिवेटेड टीचिंग का एक सिग्नल यानी कि इंडिकेटर माना जा सकता है? पहला ऑप्शन है शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य यानी कि क्लासरूम में टीचर जो रेमेडियल टीचिंग करता है क्या वो एक मोटिवेटेड टीचिंग का इंडिकेटर है, या फिर विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, या फिर कक्षा में एकदम खामोशी अख्तियार करना, या फिर कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। तो अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक हम किसे मानेंगे? अगर हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं और वो बच्चा हमारी टीचिंग से मोटिवेटेड है तो वो उसमें दिलचस्पी लेगा, इंटरेस्ट लेगा, और इंटरेस्ट जब लेगा तो वो क्वेश्चन करेगा। तो प्रश्न पूछना, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना ये एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जा सकता है। अगला जो सवाल है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान बच्चों का लक्षण नहीं है? बुद्धिमान बच्चों का लक्षण क्या नहीं है ये पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन देखते हैं, वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है यानी कि जो बहुत ही इफेक्टिव कम्युनिकेटिंग स्किल रखता है, क्या वो बच्चा बुद्धिमान है या नहीं है? तो बिल्कुल ऐसे बच्चे जो कि कम्युनिकेशन करते हैं बहुत ही इफ़ेक्टिव वो एक बुद्धिमान बच्चे कहलाते हैं। तो ये जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? बुद्धिमान बच्चों का लक्षण हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछ रहा है कौन सा लक्षण नहीं है। दूसरा है वो जो अमूर्त रूप से सोचता है यानी कि एब्स्ट्रैक्ट जो ऑब्जेक्ट हैं उस पर भी बच्चा जो थिंकिंग कर सकता है,
क्या वो बच्चा बुद्धिमान है? बिल्कुल बुद्धिमान है। जो बच्चा अमूर्त रूप से सोचता है वो भी बुद्धिमान होता है, और जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित करता है, नए वातावरण में खुद को घोल लेता है और उसमें एडजस्ट हो जाता है, तो वो भी बच्चा बुद्धिमान है। लेकिन जो बच्चा लंबे लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रट लेता है, तो रटने की क्षमता से कोई व्यक्ति या कोई भी बच्चा बुद्धिमान नहीं हो सकता है। तो वो बच्चा जो लंबे लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, ये बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। तो चौथा वाला ऑप्शन सही है। अगला जो सवाल है वो ये है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। ये जो कथन है इसका श्रेय आप किसको देंगे? तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जीन पियाजे एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट गुजरे हैं, जिन्होंने अपना कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। और इसमें उन्होंने ये बताया कि बच्चे जो होते हैं वो खुद से ज्ञान को बनाते हैं, वो ज्ञान के निर्माता स्वयं होते हैं। और बच्चे जो होते हैं वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। नन्हे वैज्ञानिक बच्चों को किसने कहा? नन्हे वैज्ञानिक बच्चों को कहा पियाजे ने। और उन्होंने ये बताया कि बच्चे ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। तो इस तरह से ये जो कथन है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन खुद से करते हैं, ये जो कथन है इसका श्रेय पियाजे को जाता है। पियाजे के बारे में थोड़ा सा और महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता दूं। इन्होंने अपना जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी, उसमें इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई? 4 अवस्थाएं बताई। पहली जो इन्होंने बताई वो थी संवेदी पेशी अवस्था, दूसरी इन्होंने बताई पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी इन्होंने बताई मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी इन्होंने औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बताई। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा सा बता लेते हैं। संवेदी पेशी अवस्था जन्म से 2 वर्ष यानी कि 0 से 2 वर्ष, इस अवस्था में बच्चा ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ज्ञान को अर्जित करता है। आँख, कान, नाक, मुंह के द्वारा वो चीज़ों को देखता है और छूता है और सीखता है। दूसरा जो है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था में बच्चे में वस्तु स्थायित्व आ जाता है, और ये जो अवस्था होती है वो 2 से 7 साल होती है, ठीक है। और अगली जो है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 साल है। इस अवस्था में बच्चा किसी भी चीज़ के बारे में जो उसके सामने प्रत्यक्ष रूप से होती है उसके बारे में लॉजिकली चिंतन करने लगता है, थिंकिंग करने लगता है। और जो चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये है 11 से वयस्क होने तक। और इस अवस्था में बच्चा जो चीज़ें उसके पास नहीं होती हैं, अमूर्त चीज़ें होती हैं, उनके बारे में भी लॉजिकली थिंकिंग करने लगता है। तो यहाँ पे हमने पियाजे की 4 अवस्थाएं बता दी, और उनका जो यहाँ पे स्टेटमेंट है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ये भी बता दिया। चलिए अगला सवाल है कि कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती है, लेकिन विद्यालय में वो काफ़ी बात करती है, ये दर्शाता है। कोई बच्ची है घर पे तो ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन स्कूल में बहुत ज़्यादा बात करती है। तो इससे क्या पता चलता है? क्या शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, यानी कि टीचर ये चाहते हैं कि बच्चे स्कूल में खूब ज़्यादा बात करें, इसलिए कृतिका घर में बात नहीं करती लेकिन स्कूल में बात करती है? या फिर कृतिका को अपना घर पसंद ही नहीं है, या फिर उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, या विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का मौका देता है? तो अगर कोई बच्ची घर पे बात नहीं कर रही है तो इसका मतलब घर पे उसकी बातों को ध्यान से नहीं सुना जा रहा है, उसके विचारों को महत्व नहीं दिया जा रहा है। लेकिन स्कूल में वो बात करती है, यानी कि स्कूल में उसके विचारों को महत्व दिया जा रहा है। तो अगर कोई बच्ची घर में बात नहीं करती लेकिन स्कूल में काफ़ी बात करती है, तो इससे ये पता चलता है कि स्कूल में उसके विचारों को मान्यता मिलती है। तो सी वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल ये है कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। किसी एक टीचर को स्टूडेंट की एबिलिटी को समझने की कोशिश करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा इस क्षेत्र के साथ संबद्ध है? सामाजिक दर्शन,
मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान या फिर शिक्षा समाजशास्त्र। तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत यही तो पढ़ाया जाता है कि एक टीचर को ये समझना चाहिए कि उसके स्टूडेंट की एबिलिटी क्या क्या है। तो ये जो है वो सी वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला जो सवाल है वो ये है कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा यानी कि प्रोसेस ऑफ लर्निंग में मोटिवेशन क्या करती है? क्या ये पिछले सीखे हुए नए अधिगम से अलग करती है, यानी कि जो हमारा प्रीवियस नॉलेज है और जो हमारा न्यू नॉलेज है उन दोनों को अलग अलग कर देती है, या फिर सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है कि सिर्फ एक ही दिशा में उनको सोचने के लायक बना दे, या फिर अभिप्रेरणा से बच्चे सीखने के प्रति रुचि उत्पन्न होती है अभिप्रेरणा से, या फिर शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना करती है यानी कि तेज करती है। तो सीखने की प्रक्रिया में जो अभिप्रेरणा है ये क्या करती है? शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। जब बच्चे को प्रेरणा मिलती है तो उसमें दिलचस्पी बढ़ती है, इंटरेस्ट बढ़ता है। तो अभिप्रेरणा सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। तो सी वाला ऑप्शन सही है। अगला जो सवाल है वो ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में पठचर्या शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है, यानी कि जो पठचर्या शब्दावली है वो किसकी ओर संकेत करती है? क्या पठचर्या शब्दावली का मतलब है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। तो यही तो मतलब हुआ पठचर्या का। पठचर्या उसी को कहते हैं जो कार्यक्रम एक स्कूल का होता है और जिसमें विद्यार्थी पूरे दिन अनुभव प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सही है। अगला जो सवाल है वो ये है कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? क्या वो शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर होती है, विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, या फिर शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर, या फिर शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर? तो अगर मैं लोअर क्लासेस की बात करूं तो टीचिंग की खेल पद्धति, जो टीचिंग की यानी कि शिक्षण की जो खेल पद्धति होती है वो मूल रूप से विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है।